आज के सत्र का विषय है इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के आधारभूत संरचनात्मक खंड। सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम देनों को अगर हम देखें, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में अभूतपूर्व रूप से योगदान दिया है, तो मूल रूप से 3 घटक हमारे सामने आते हैं, जिनमें इंटरनेट, मोबाइल एवं वेब सेवाएं प्रमुख हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक रिटेल के परिदृश्य को अगर हम देखें तो हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने प्रौद्योगिकी का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया और नवाचार के नए उदाहरण प्रस्तुत किए। बात करते हैं होम शॉप 18 की। आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे। यह वो कंपनी है जो 9 अप्रैल 2008 में लॉन्च हुई और देश का पहला 24 घंटे चलने वाला होम शॉपिंग चैनल बना। कामस्कोर के अनुसार 2013 में homeshop18.com भारत का 5वां सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला ई कॉमर्स पोर्टल था। आप देखिए, 2013 कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। टीवी चैनल पर उत्पादों के बारे में विशेष जानकारी दी जाती है एवं ग्राहक अपना ऑर्डर फ़ोन करके या ईमेल करके या चिट्ठी लिखकर भी पंजीकृत करा सकते हैं, जो आज के इंटरनेट एवं मोबाइल युग से काफ़ी भिन्न है। लेकिन इसके अतिरिक्त homeshop18 ने शुरू किया कैश ऑन डिलीवरी। इस सुविधा के चलते ग्राहक को न तो किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता होती है और न ही इंटरनेट बैंकिंग की, न ही सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े मुद्दे उनको तंग कर सकते हैं। और यह मॉडल बड़ा ही आसान है। आप ऑर्डर कर दीजिए, सामान अपने आप आपके घर आ जाएगा। आप देखिए सामान को, पहले आपको अच्छा लगे तो आप कोरियर को पैसे दे दें, वरना आप अपना सामान वापस ले सकते हैं। निश्चय ही भारतीय बाजार में यह एक अनूठा प्रयोग है। इसके बाद बहुत सारे व्यावसायिक पहल भारतीय बाजार में हुए, जो मूल रूप से इंटरनेट, वेब और मोबाइल सेवाओं पर आधारित हैं। भारतीय बाजार में आज हम सफल व्यवसायों को देखें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मिंत्रा, टाटा क्लिक, जियो मार्ट, एजियो, स्नैपडील, पेपरफ्राई, शॉपक्लूज जैसे अनेकों पोर्टल हमें देखने को मिलते हैं। इन सब के बढ़ने में एवं जनमानस तक पहुंचाने में इंटरनेट एवं मोबाइल सेवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इंटरनेट एवं मोबाइल जहां इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, वहीं विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं से जुड़ी जानकारी भी आसानी से उपलब्ध कराते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की। हालांकि इंटरनेट से तो आप सब लोग जुड़े ही हैं जब इस कार्यक्रम से आप जुड़े हैं, लेकिन इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है इंटरकनेक्शन ऑफ द नेटवर्क्स, जिसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रखे लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एवं एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो नेटवर्क की 3 मौलिक श्रेणियां हैं, जिन्हें हम लैन, मैन, वैन कहते हैं। इंटरनेट को वैन की दृष्टि से वाइड एरिया नेटवर्क की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इस तकनीक की शुरुआत सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के द्वारा की, जिसकी वजह से इसका नाम ARPANET रखा गया। ARPANET में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए NCP यानी कि नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता था। 1970 के अंत तक विंटन सर्फ नामक एक कंप्यूटर वैज्ञानिक ने दुनिया के सभी मिनी नेटवर्कों पर एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए सभी कंप्यूटरों के लिए एक नया तरीका विकसित करके इस समस्या का हल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आविष्कार को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या TCP कहा। बाद में उन्होंने
एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल जोड़ा जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी के रूप में जाना जाता है। आज हम जिस इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का ही इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत प्रारंभिक रूप में 14 अगस्त 1995 को हो गई थी, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसे 15 अगस्त को विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि वीएसएनएल द्वारा चालू किया गया। तब इंटरनेट का इस्तेमाल महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए किया गया था और इसकी स्पीड मात्र 8 से 10 kbps की थी। जब भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तब इसमें मात्र 20 से 30 कंप्यूटर ही जुड़े थे और इंटरनेट कनेक्शन का खर्चा बहुत ज़्यादा था। कम स्पीड के चलते भी 500 से 600 रुपये के आसपास का कम से कम खर्चा व्यक्ति को उठाना पड़ता था, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। आज के समय में इंटरनेट प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में पहुंच चुका है और पढ़ाई से लेकर व्यापार, चिकित्सा, तकनीक, सरकारी कार्यों इत्यादि में इंटरनेट का प्रयोग होने लगा है। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक बड़ा जाल है जो राउटर और सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच स्थापित संबंध को इंटरनेट कहते हैं। टीसीपी/आईपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह नियमों का ऐसा समूह है जो इंटरनेट कैसे काम करता है यह निर्णय करता है। टीसीपी/आईपी मॉडल में मुख्य रूप से 4 परतें होती हैं: नेटवर्क इंटरफेस परत, इंटरनेट परत, परिवहन परत और आवेदन परत। सबसे पहली परत आवेदन परत या एप्लीकेशन लेयर। यह टीसीपी/आईपी मॉडल की उच्चतम परत है। यह परत यूजर्स को कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है। यह लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा भेजती है और डेटा को रिसीव करती है, यानी कि डेटा लेने का और देने का काम यह परत करती है और इसका सीधा संबंध आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर से होता है। एप्लीकेशन लेयर का काम हाई लेवल प्रोटोकॉल को हैंडल करना होता है और यह लेयर यूज़र को एप्लीकेशन के साथ सीधे सीधे बात करने की सुविधा देती है। इस लेयर में मुख्य रूप से जो प्रोटोकॉल प्रयोग में लाए जाते हैं उनमें HTTP जिसको हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं और HTTPS जिसको हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर कहते हैं। इसके साथ साथ SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल ईमेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और डोमेन नेम सिस्टम DNS, ये सारे प्रोटोकॉल इस परत में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद हमारी अगली परत है ट्रांसपोर्ट लेयर या परिवहन परत। ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर तथा इंटरनेट लेयर के बीच में स्थित होती है। यह लेयर डाटा के ट्रांसमिशन, फ्लो के कंट्रोल, उसके करेक्शन और उसकी रिलायबिलिटी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होती है। जब हमारा डेटा एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है तो वह डाटा सेगमेंट्स के रूप में विभाजित हो जाता है। यह डाटा इन्हीं सेगमेंट के रूप में भेजा जाता है और इस लेयर में मुख्य रूप से 2 प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। पहला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको हम TCP कहते हैं और दूसरा यूज़र डेटाग्राम पैकेट जिसको हम UDP कहते हैं। इसके बाद हमारी अगली लेयर जिसका नाम है इंटरनेट परत और या इंटरनेट लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में स्थित होती है। ये लेयर नेटवर्क में कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन, बिना कनेक्शन के सूचना का आदान प्रदान उसको उपलब्ध कराती है। इसमें डेटाग्राम के रूप में होता है और यह डेटाग्राम सोर्स और डेस्टिनेशन के IP एड्रेस के लिए रहते हैं, जिसके द्वारा डेटा को आसानी से रिसीव और सेंड किया जाता है। इस लेयर के 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं। पहला,
इंटरनेटवर्किंग, जब दो या दो से अधिक नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं उसे इंटरनेटवर्किंग कहते हैं। इसी को कंट्रोल करना इंटरनेट लेयर का मुख्य कार्य होता है। दूसरा, लॉजिकल एड्रेसिंग, होस्ट तथा रिसीवर को कम्युनिकेट करने के लिए यह होस्ट को आईपी एड्रेस देता है। तीसरा, राउटिंग, राउटिंग का कार्य है सोर्स और डेस्टिनेशन तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक अच्छे पाथ का, अच्छे रास्ते का फैसला करें। डाटा ट्रांसफर के लिए सबसे छोटा व उत्तम मार्ग कौन सा हो, वो इसी लेयर का काम है। इस लेयर में मुख्य रूप से जो प्रोटोकॉल प्रयोग में लाए जाते हैं वो हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम आईपी कहते हैं, एआरपी प्रोटोकॉल, जिसको हम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहते हैं, और आईसीएमपी प्रोटोकॉल, जिसको हम इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बाद हमारी नेटवर्क लेयर, नेटवर्क परत, यह टीसीपीआई मॉडल की सबसे नीचे की परत है, लेकिन इस मॉडल को डिफाइन करने के लिए डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर हम पुराने मॉडल से इसकी तुलना करें तो ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक और फिजिकल लेयर का कॉम्बिनेशन है। एक ही नेटवर्क में दो डिवाइसेस के बीच ट्रांसफ़र होने वाला डेटा इसी परत की जिम्मेवारी होता है। यह लेयर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन में काम में ली जाती है व इसका कार्य नेटवर्क द्वारा ट्रांसमिट किए गए आईपी डेटाग्राम को फ्रेम में एनकैप्सुलेट करना, आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करना, इसका मुख्य कार्य है। इसकी दो छोटी परतें या सब लेयर्स होती हैं। पहली मैक सब लेयर, यह लेयर मैक एड्रेस के ऊपर काम करती है, और दूसरी इसकी परत है फिजिकल सब लेयर, जो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम में काम करती है। अब बात आती है कि जिस टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं वह क्या है। टीसीपी/आईपी मॉडल सामान्यतः दो प्रोटोकॉल से जुड़ा है। ये दोनों प्रोटोकॉल आपस में एक साथ जुड़ के टीसीपी/आईपी मॉडल का निर्माण करते हैं। टीसीपी प्रोटोकॉल, जिसको हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, और आईपी प्रोटोकॉल, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। सबसे पहले टीसीपी प्रोटोकॉल, सेंडर और रिसीवर के बीच कनेक्शन स्थापित करने का काम ये प्रोटोकॉल करता है, और इस कनेक्शन को अंत में रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। टीसीपी प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड तथा रिलायबल प्रोटोकॉल है, अर्थात डेटा ट्रांसफर से पहले कनेक्शन को वेरीफाई किया जाता है, इसके बाद ही डेटा ट्रांसफर करता है। टीसीपी प्रोटोकॉल डेटा डिलीवरी की पूरी गारंटी लेता है। इसमें डेटा ट्रांसफ़र के समय डेटा का ऑर्डर, उसकी सीक्वेंस चेंज नहीं की जाती। इसके बाद दूसरा प्रोटोकॉल है आईपी प्रोटोकॉल। इंटरनेट तथा दूसरे नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को बदलने हेतु रूल्स का जो एक पूरा सेट बनाया जाता है, उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट पर ट्रांसफ़र होने वाले डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और सभी टुकड़ों को पैकेट कहा जाता है। आईपी सूचना प्रत्येक पैकेट से जुड़ी होती है और यह जानकारी राउटर को पैकेट के गंतव्य स्थान पर भेजने में मदद करती है, यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में उसकी मदद करती है। अब टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल या टीसीपी/आईपी मॉडल को अगर हम देखें वो कैसे काम करता है। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल इंटरनेट में डेटा को सुरक्षित रखता है और उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। टीसीपी/आईपी संपूर्ण डेटा को छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करता हुआ इंटरनेट में भेजता है। अब आईपी प्रोटोकॉल इस डेटा को उसके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाता है, जिससे इंटरनेट व नेटवर्क के बीच एक कम्युनिकेशन का संबंध स्थापित हो जाता है। इन दोनों प्रोटोकॉल में इंटरनेट के बिना
कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो TCP/IP का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो सभी कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर सबके लिए ये प्रोटोकॉल एक जैसा रहता है। सभी प्रकार के कंप्यूटर, हार्डवेयर, नेटवर्क TCP/IP द्वारा आपस में बातचीत कर सकते हैं और यह प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड तथा रिलायबल प्रोटोकॉल है। यह डाटा ट्रांसफ़र करने से पहले कनेक्शन को पूरी तरह से वेरीफाई करता है कि रिसीवर और डिवाइस के बीच कनेक्शन स्थापित हो गया है या नहीं। TCP/IP मॉडल क्लाइंट सर्वर संचार मॉडल का उपयोग करता है, जिसमें एक कंप्यूटर यूजर से अनुरोध करता है जिसके जवाब में उसे नेटवर्क का दूसरा कंप्यूटर सर्विस प्रदान करता है। पहले कंप्यूटर को हम क्लाइंट कहते हैं और दूसरे कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल का प्रयोग हम कई प्रकार की सर्विस देने में, जैसे HTTP, HTTPS, टेलनेट, FTP आदि में करते हैं। तो अगर हम देखें कि TCP/IP से कौन कौन सी सर्विसेज और सुविधाएं हमें मिलती हैं। सबसे पहले स्ट्रीमिंग यानी कि स्ट्रीम की डिलीवरी सर्विस। दूसरा बफर्स को रिसीव करना और भेजना। तीसरा फुल डुप्लेक्स सर्विस। चौथा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और पांचवा रिलायबल सर्विस। ये सारी सेवाएं हमें TCP/IP के माध्यम से मिलती हैं। अगर इस मॉडल की विशेषताओं की हम बात करते हैं, सबसे पहली बात है कि यह मॉडल को काफ़ी बड़ा बनाया जा सकता है और ये मॉडल पूरे स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। TCP/IP मॉडल बहुत से राउटिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, इसलिए इसको कहीं पे भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसमें क्लाइंट सर्वर की संरचना बनाई जा सकती है और इस मॉडल का प्रयोग करके दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन आसानी से बनाया जा सकता है। यह मॉडल अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर में कनेक्शन स्थापित करने में हमारी मदद करता है। इससे भी बड़ा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि यह एक ओपन प्रोटोकॉल सूट है, यानी कि ये किसी कंपनी का नहीं है, कोई भी व्यक्ति या कंपनी इसको प्रयोग में ला सकता है। इसके लिए किसी तरह के कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ TCP/IP मॉडल के कुछ नुकसान हैं। सबसे पहला, यह एक जटिल मॉडल है, इसलिए इसे मैनेज करना और सेटअप करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। दूसरा, इस मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेटों की डिलीवरी की गारंटी नहीं लेती। तीसरा, इस मॉडल का यूज़ करके किसी दूसरे एप्लीकेशन में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। चौथा, यह एक वाइड एरिया नेटवर्क के लिए बनाया गया प्रोटोकॉल है, लेकिन इसे लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए प्रयोग में नहीं किया गया। इसके बाद TCP/IP मॉडल की सेवा और प्रोटोकॉल में कोई अंतर जगह की वजह से नहीं होता। इन दोनों प्रोटोकॉल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में इंटरनेट के साथ साथ इंट्रानेट एवं एक्सट्रानेट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट भी इंटरनेट की ही तरह कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है, लेकिन इंटरनेट से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि हम जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं वह एक सार्वजनिक नेटवर्क है जिसको कोई भी प्रयोग कर सकता है, जबकि इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क होता है जो इंटरनेट की तरह TCP/IP माध्यम से डेटा और एप्लीकेशन को इंटरनल रूप से, यानी कि हमारे अंदर के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे अंदर जो हमारे व्यवसाय के अंदर के जो कंप्यूटर हैं उनसे साझा करता है। इस तरह के नेटवर्क को लोकल एरिया के कई नेटवर्क आपस में जोड़ सकते हैं और
वाइड एरिया नेटवर्क में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेट भी इंटरनेट की ही तरह आपस में जुड़े हुए कई कंप्यूटरों का जाल होता है, लेकिन यह नेटवर्क प्राइवेट होता है और इसे सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस तरह के नेटवर्क का उपयोग करके कंपनी अपने एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस से जोड़ सकती है और वहाँ रखे जितने भी कंप्यूटर हैं उनका आसानी से यूज़र नेम या पासवर्ड यूज़ करके प्रयोग कर सकते हैं। ई व्यवसाय की दृष्टि से इंटरनेट, इंट्रानेट एवं एक्स्ट्रानेट तीनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इंटरनेट जहां ग्राहक को उत्पादों से एवं सेवाओं से जोड़ने का काम करता है, वहीं इंट्रानेट कंपनी के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगर हम एक्स्ट्रानेट की बात करें तो इंटरनेट से इंट्रानेट में जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। यह भी एक प्राइवेट नेटवर्क है जो पब्लिक नेटवर्क की सहायता से डेटा प्रदान करता है। यह कंपनी और व्यापारिक साझेदारों के बीच एक मध्यस्थता का काम करता है और एक कंपनी की एक शाखा को दूर से दूसरी शाखा को जोड़कर डेटा को शेयर करने की अनुमति देता है। इसे भी एक्सेस करने के लिए यूजर और पासवर्ड बनाने की आवश्यकता होती है और यह इंटरनेट के एक हिस्से के साथ इंट्रानेट को जोड़ने का भी काम करता है। अब प्रश्न आता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है, इसको व्यवस्थित कैसे किया जाता है। आप जानते हैं कि हर वस्तु का कोई ना कोई मालिक तो होता ही है, लेकिन अगर बात करें इंटरनेट की कि इंटरनेट का मालिक कौन है, फिर इस इंटरनेट पर किसका एकाधिकार है, तो इस प्रश्न के दो उत्तर हैं, या कोई नहीं और या बहुत सारे लोग। कोई नहीं का मतलब क्या है? कोई नहीं से तात्पर्य है कि इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है। कोई भी देश या किसी भी देश की सरकार या कोई कंपनी इंटरनेट पर किसी भी प्रकार का एकाधिकार नहीं रखती। कहने का तात्पर्य है इंटरनेट पूर्ण रूप से किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। दूसरे दृष्टिकोण से हजारों लोग और संगठन इंटरनेट के मालिक हैं। इंटरनेट में अलग अलग जगह छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसमें से प्रत्येक का एक मालिक होता है। इनमें से कुछ मालिक आपके पास इंटरनेट पहुंचाते हैं एवं उसकी गुणवत्ता और स्तर को नियंत्रित करते हैं। वो पूरे सिस्टम के मालिक नहीं होते हैं, लेकिन वो आपके इंटरनेट अनुभव को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनी आपको इंटरनेट देती हैं, इंटरनेट की क्या स्पीड है, कैसे आपको इंटरनेट मिल रहा है, तो यही कंपनियां निर्धारित करती हैं। इंटरनेट को प्रभावित करने और इसके संचालन की निगरानी करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं, जैसे इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नंबर्स एंड नेम्स, जिसको हम ICANN भी कहते हैं, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जिसको हम ITF कहते हैं, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, जिसको हम IRTF कहते हैं, इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप, जिसको हम IESG कहते हैं, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड IAB, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एवं इंटरनेट नेटवर्क ऑपरेटर्स ग्रुप। ये सब लोग, ये सब संस्थाएं इंटरनेट के सुचारू संचालन में मदद करती हैं और इन सब के संयुक्त प्रयासों से ही इंटरनेट को अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के ढांचे के दूसरे महत्वपूर्ण अंग यानी कि विश्वव्यापी वेब WWW की, जो वेब पेजों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय उत्पादों एवं सेवाओं से जुड़ी जानकारी ग्राहकों व अन्य साझेदारों के साथ साझा करता है। इंटरनेट पर पहला वेब पेज 6 अगस्त 1991 को लाइव हुआ था। यह वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट की जानकारी को समर्पित था और इसे टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, जिन्हें WWW यानी कि
वर्ल्ड वाइड वेब के पिता होने के नाम से लोग जानते हैं। यह यूरोपीय संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में एक नेक्स्ट कंप्यूटर पर संचालित हुआ था। परिभाषा की दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्वव्यापी वेब आपस में परस्पर जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पेजों को देख सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, छवि, वीडियो एवं मल्टीमीडिया होते हैं, तथा हाइपरलिंक की सहायता से उन पन्नों के बीच में हमारे यूजर्स आवागमन कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है। ये वेबसाइट वेब सर्वर पर हाइपरटेक्स्ट फाइलों को संग्रहित करती हैं और वर्ल्ड वाइड वेब की एक नाम प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। उसी नाम से उसे वेब पर पहचाना जाता है। किसी वेबसाइट के नाम को उसका URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। अब अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं, परंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी युक्त पेजों का विशेष संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़े हैं, जिन्हें हम वेब पेज कहते हैं। वेब पेज HTML भाषा में लिखा होता है और जो कंप्यूटर में प्रयुक्त एक भाषा है, और वेब पेज को रोचक बनाती हैं हाइपरलिंक्स, जिसे अक्सर हम लिंक कहते हैं। हर लिंक किसी दूसरे पेज की ओर इंगित करता है और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ब्राउज़र लिंक से जुड़े पेज को उपलब्ध कराता है। अतः वर्ल्ड वाइड वेब एक विशाल सूचनाओं का डेटाबेस है तथा हर सूचना एक दूसरी सूचना से जुड़ी होती है। विश्वव्यापी वेब में सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसमें वेबसाइट के सारे कंटेंट जैसे वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियो आदि को स्टोर किया जाता है। यह सर्वर विश्वव्यापी वेब से जुड़ा होता है ताकि इन सारी सामग्री को दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सके। मुख्य रूप से वर्ल्ड वाइड वेब इन 4 चीज़ों पर आधारित है: ब्राउज़र, HTML, HTTP और URL। इन्हीं की वजह से पूरा का पूरा प्रोसेस विश्वव्यापी वेब का पूरा होता है। इन चारों तकनीकों को समझने के लिए चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला, वेब ब्राउज़र। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किसी भी यूज़र द्वारा किया जाता है और वेब पेजेस तक पहुंचने के लिए यूज़र इसी की सहायता लेता है। चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो, इमेज या कोई भी एप्लीकेशन हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। अधिकांश ब्राउज़र मुफ्त में उपलब्ध होते हैं और इन्हें फ्रीवेयर कहा जाता है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ेक था और आज हम अपने आसपास गूगल क्रोम, मोजिला जैसे अनेक वेब ब्राउज़र देखते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। जब हम वेब ब्राउज़र में किसी वेब पेज को देखते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, तो ब्राउज़र के सर्च बार में उसका वेब पेज या वेबसाइट का एड्रेस हमें देना पड़ता है, जिसे हम URL कहते हैं और URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। जब हम वेब पेज का URL सर्च करते हैं तो ब्राउज़र DNS की मदद से उस URL के IP एड्रेस को पहचानता है और फिर उस IP एड्रेस पर एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है। उचित जानकारी के साथ वेब सर्वर HTML में वेब ब्राउज़र को जानकारी भेजता है और वो जानकारी हमारी स्क्रीन पर दिखाई देती है। इसके बाद HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी भी वेब डॉक्यूमेंट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने का काम करती है। किसी सर्वर पर स्टोर जानकारी इसी लैंग्वेज में होती है। इसीलिए जब हम इंटरनेट पर किसी वेब पेज को खोलते हैं तो उसके अंत में .html लिखा हमें दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम बात करें HTTP की, जिसे हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं,
वो सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। जब भी हम किसी ब्राउज़र में URL को सर्च करते हैं तो इस प्रोटोकॉल से माध्यम से ही हम उस URL के वेब सर्वर तक अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं। वेब सर्वर के रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद HTTP के माध्यम से हमें जवाब या रिस्पॉन्स आता है। इस तरह HTTP इंटरनेट पर वेब सर्वर और URL के साथ एक संचार माध्यम की स्थापना का काम करता है। इसके बाद हमारा वेब सर्वर, जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हो सकता है, यह इंटरनेट पर डेटा को सर्व करने का काम करता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक वेब सर्वर होता है जहां उसका सारा डाटा इकट्ठा होता है। जब किसी URL को यूज़र सर्च करता है तो ब्राउज़र द्वारा उस वेबसाइट के सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजी जाती है और HTTP के माध्यम से रिजल्ट दिखाए जाते हैं। अगर हम करें बात वेब पेज की तो किसी वेबसाइट पर उपलब्ध पेज को वेब पेज कहते हैं। इसे भी HTML भाषा यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। वेब पेज वेबसाइट के वेब सर्वर पर स्टोर की तरह रहता है और यूज़र URL के माध्यम से इसको देखता है। वेब पेजेस को मिलाकर वेबसाइट का निर्माण करते हैं और आसान भाषा में कहें तो वेब पेजेस के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के आधारभूत ढांचे का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है मोबाइल। वैसे तो आप सभी लोग मोबाइल से भली भांति परिचित हैं। 21वीं सदी में मोबाइल ने संचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है। इस तीसरी शताब्दी में शासन के तरीकों में परिवर्तन लाने के लिए मोबाइल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी इसने एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। ई-कॉमर्स की सफलता में मोबाइल लगातार निर्णायक एवं महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। 2021 तक मोबाइल ई-कॉमर्स की बिक्री में कुल ई-कॉमर्स की बिक्री का 54% हिस्सा होने का अनुमान है। खरीदारी करने के लिए मोबाइल का उपयोग करने के अलावा ग्राहक स्टोर में या डेस्क पर खरीदारी करने से पहले अनुसंधान निर्णय लेने के लिए भी मोबाइल का उपयोग करता है। यह अनुमान है कि 73% ग्राहक कहते हैं कि वे किसी स्टोर में खरीदारी करने से पहले इंटरनेट पर सर्फ करना, उसके बारे में जानकारी लेना पसंद करते हैं। 2017 में सभी ऑनलाइन ट्रैफिक का 57% हिस्सा मोबाइल उपकरणों एवं टैबलेटों से आया था, जिसका ई-कॉमर्स की प्रकृति पर एक परिणामी प्रभाव पड़ा है। मोबाइल खरीदारी के साथ ग्राहकों की सुविधा बढ़ी है और इसलिए उद्योग अब ई-कॉमर्स की दुनिया में मोबाइल के महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मोबाइल ने कई चीज़ों को आसान कर दिया है। सर्वप्रथम लोगों के लिए फिजिकल स्टोर को ढूंढना आसान हो गया है, तो जो लोग स्टोर में खरीदारी करने से पहले ऑनलाइन खरीदारी से उसकी तुलना करना पसंद करते हैं, वो भी इससे लाभ ले सकते हैं। GPS की मदद से फिजिकल स्टोर को ढूंढना मोबाइल के द्वारा आसान हो गया है। इसके साथ साथ ग्राहकों को उत्पादों को समझने में ये मदद करता है। मोबाइल फ्रेंडली उत्पाद, वीडियो, छवियों को जूम करने की, छोटा करने की क्षमता, विजुअल्स को, उत्पादों को समझाने की क्षमता और खरीद बटन को प्रयोग में लाकर जल्दी से खरीदारी करने की क्षमता, ये सब हमारे ग्राहकों को आत्मविश्वास से भर देते हैं। भुगतान का तरीका लोगों के लिए आसान हो गया है। आज गूगल पे, मोबाइल वॉलेट या मास्टर पैस जैसे मोबाइल भुगतान विकल्पों को चुनकर ग्राहक आसानी से भुगतान कर सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि उपभोक्ताओं को इन विकल्पों की पेशकश करने से स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए रूपांतरण दरों में 101% तक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बढ़ी हुई पहुंच से भी हमारी ई-कॉमर्स को मोबाइल के द्वारा फ़ायदा पहुंचा है।
कंप्यूटर एवं लैपटॉप की बजाय स्मार्टफोन और टैबलेट बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हैं, जिसका कारण न केवल इसका छोटा आकार है अपितु कम बजट एवं इंटरनेट की आसानी से उपलब्धता है, जिसकी वजह से मोबाइल द्वारा व्यवसाय का प्रबंधन करना भी आसान हो गया है एवं खरीदारी करना आसान हो गया है। अगर एक और प्रयोग मोबाइल का हम देखें तो वो मोबाइल ऐप के रूप में है। आज हम किसी भी ब्राउज़र पर मोबाइल ऐप की श्रेष्ठता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हर कोई आजकल एक स्मार्टफोन का उपयोग करता है, जो ग्राहकों के लिए विशेष मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन शॉपिंग करने को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाता है। मोबाइल ऐप का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को ना तो लंबा URL याद रखने की ज़रूरत है और ना ही बार बार रजिस्टर करने की ज़रूरत है। तो ब्राउज़रों की तुलना में एप्लीकेशन बहुत अधिक गति से बढ़े हैं और इसके परिणाम स्वरूप एक बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और समग्र सुखद अनुभव हमारे ग्राहकों को होता है। इसके अलावा लगभग आजकल हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, जो ई-कॉमर्स ऐप के साथ काम करने से हमारे व्यवसायियों को भी इसके प्रबंधन में आसानी प्रदान करता है। इस सब विमर्श के बाद हम समझ सकते हैं कि इंटरनेट, विश्वव्यापी वेब एवं मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। संक्षेप में इन तीनों के समावेश से ही एक अच्छे ई व्यवसाय की संरचना को बल मिलता है। धन्यवाद।